कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजस्थान होनहार प्रतिभा सम्मान समारोह। होनहार शब्द आज जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था होनहार क्यों नाम रखा होगा, तो मैंने 2-3 बार इसको तोड़ा। एक तो हुआ होनहार का अर्थ ऐसा है, हो न हार, जिसकी कभी हार नहीं हो सकती वही होनहार, जो कभी हार नहीं सकता। हिंदी है, व्याकरण आपके पास है, आप तोड़ सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि भाषा का ज्ञान तो भारतीयों को होना ही चाहिए। देसी मुर्गी बिलायती बोल बहुत दिन तक बोल लिए। मैं आपसे अच्छी इंग्लिश बोलता हूं, बहुत अच्छी। पिछली बार भी कभी मिलने का अवसर मिला होगा तो हमने कहा डिग्रियां बहुत हैं, आप लोगों के पास जितनी हैं वो सब रखा हुआ है मेरे पास। दुनिया में 12 कंट्री हैं जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, और इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। चाइना अपनी भाषा बोल रहा है, जर्मन्स अपनी भाषा बोल रहे हैं, जापानीज अपनी भाषा बोल रहे हैं, फ्रांस अपना फ्रेंच बोल रहा है, रशियन अपनी भाषा बोल रहे हैं, और ये सब बड़े इकोनॉमी के हब हैं इस दुनिया में। इंग्लिश के कारण इनकी कहीं इकोनॉमी मारी तो नहीं गई, इंग्लिश के कारण इनका कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। पर मैकोले की शिक्षा प्राप्त किए हुए हम लोग, जिस मैकोले ने यह लिखा था कि ये भारतीय स्वतंत्र तो हो जाएंगे शरीर से, पर मानसिक रूप से ये गुलाम रहेंगे, और वो मानसिक गुलामी स्पष्ट दिखती है। ओके, थैंक यू, वेलकम, हाउ आर यू। और कम से कम जो छात्र होंगे थोड़े बहुत यहां पर बैठे हुए, होनहार, प्रतिभाशाली, किसी भी देश के उन्नति में, किसी भी व्यक्ति के उन्नति में उसकी अपनी निज भाषा और निज संस्कृति बहुत बड़ा योगदान देती है। इस देश के साथ सबसे बड़ी बुरी बात है जो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति इतना, मैं भी इंग्लिश बोल देता हूं, इग्नोरेंट है। ऐसा मूड है इन भारतीयों का कि अपनी संस्कृति का नाम आते ही वो दकियानूसी, वो रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, न जाने क्या क्या वर्ड्स बोलने लगते हैं। आप किसको मॉडर्न बोलते हो? व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न? मॉडर्निटी क्या है? न्यूडिटी? किस चीज को मॉडर्निटी बोला जा रहा है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित 3 कंट्री जो मैंने पहली बार बोला था, जापान, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, और अभी कुछ बदलते रहते हैं ट्रेंड्स, वो बाद में हमको फेसबुक पे ट्रोल करते हैं कि नहीं अभी तो वो कंट्री आ गया। अरे ये तो बदलते रहता है शेयर बाजार की तरफ, आपके आंकड़े बदलते रहते हैं रोज, 1% वो ऊपर गया, 1% नीचे आया। पर यही वो कंट्री हैं जिनका प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लिटरेसी है, और सबसे ज्यादा समृद्धि। और यही वो कंट्री है तीनों जहां सबसे ज्यादा डिप्रेशन में पागल लोग हैं, और ये वही कंट्री हैं जिन तीनों कंट्रियों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सबसे ज्यादा लिटरेसी, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली साउंड, सबसे ज्यादा समृद्धि, सबसे ज्यादा पागल, और सबसे ज्यादा सुसाइड, आत्महत्याएं, डिप्रेशन।
केरला आपके कंट्री में सबसे ज्यादा लिटरेट है। केरला मोर देन 97%। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केरला में सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम। वहां के बच्चे अपने मां बाप को अपने घर में नहीं रखते, वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं। 97% जहां की लिटरेसी है, 97% जहां के लोग शिक्षित कहे जाते हैं, साक्षर कहे जाते हैं, उस प्रदेश की यह हालत है कि वहां के बच्चे अपने मां बाप के साथ रहने को तैयार नहीं हैं। इज इट लिटरेसी? इज इट एजुकेशन? इज इट मॉडर्निटी? इज इट सिविलाइजेशन? यह है आपका संस्कृति, यह है आपकी शिक्षा। साक्षरता और शिक्षा में बहुत अंतर है साहब। ABCD और कखा गघा पढ़ लेना और एजुकेटेड हो जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जीवन की विद्या और जीविका की विद्या में बहुत अंतर है। जीविका की विद्या लेकर के बक्सर के DM पांडे जी, जिन्होंने जाकर के गाजियाबाद में IAS ट्रेन के नीचे अपने सर को दे दिया, आत्महत्या कर लिया। क्या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी ज्यादा ऊंची पढ़ाई भारत में अभी होती है? जिसके घर में IAS आ गया, इसका मतलब वो तो भारत का सर्वश्रेष्ठ आदमी हो गया। जीविका की विद्या बहुत सर्वश्रेष्ठ थी, पर जीवन की विद्या से शायद परिचित नहीं होंगे। सारे जिले के तनाव को नियंत्रण करने का जिम्मा जिन जिलाधिकारी महोदय के कंधों पर था, वो घर में अपने परिवार के एक छोटी सी बात का सहन न कर सके और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर के सुसाइड कर लिए। क्या यही एजुकेशन चाहते हो? क्या ये एजुकेशन का मॉडल है? ना आपके पास अपनी शिक्षा की व्यवस्था है, ना आपकी अपनी पुलिसिंग व्यवस्था है। ये पुलिस बैठे हुए हैं, हमारे रक्षक, देश के आंतरिक तौर पर हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे ही समाज में हमारे तरह किसी माँ बाप के अच्छे बेटे हैं। हमारी पुलिसिंग व्यवस्था ब्रिटिश जमाने की है, उस पर कोई अमेंडमेंट्स नहीं हो रहे हैं। जो ब्रिटिश हमारे ऊपर हुक्म करने के लिए हुक्मरान बन के आए थे, जो ब्रिटिश हिंदुस्तानियों को तकलीफ देने के लिए अपने पुलिसों की भर्ती कर रहे थे, आज भी वही नियम, आज भी वही नीति। अब आप कहेंगे पुलिस मनमानी करती है, आपकी नीतियां कैसी? आपने नीति कौन से बनाए हैं? क्या यह नीति होनी चाहिए भारत की? नाम संविधान, संविधान, सम का अर्थ होता है बराबर, विधान का अर्थ होता है नियम, सबके लिए बराबर नियम। क्या आपके देश में सबके लिए बराबर नियम हैं? बात राम राज्य की। राम राज्य अंतिम बार परीक्षित के शासनकाल में आया, जिसमें निःशुल्क और उत्तम शिक्षा दी गई, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा दिया गया, निःशुल्क और अविलंब न्याय दिए गए। अगर आज ये तीनों चीजें स्विट्जरलैंड में आ जाएंगी तो राम राज्य स्विट्जरलैंड पहुंच जाएगा, भारत मुंह ताकता रह जाएगा बैठ करके, क्योंकि ये तीन चीजें राम राज्य के लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा करप्शन इसी के लिए। आपके बच्चों के एडमिशन कराने के लिए आपको मंत्री जी बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, इनके कोटे से आपको एडमिशन कराना पड़ता है। वही क्यों नहीं मेधा के स्तर पर आपके ऐसे विद्यालय हैं जहां प्रधानमंत्री के बच्चे, राष्ट्रपति के बच्चे और झाड़ूदार जमादार के बच्चे भी एक साथ पढ़ सकते हैं। ऐसे समाज की, ऐसे राम राज्य की परिकल्पना क्यों नहीं करते आप? आपके किडनी का इलाज जहां हो रहा है, वहीं पर देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के किडनी की इलाज चल रही है। अलग से आपको अपने घर द्वार बेच करके सड़क पे आकर के इलाज कराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं आप? अविलंब न्याय, 492 सालों के बाद आपको न्याय मिलता है। 492 साल। आदमी की औसत आयु 70 साल की। अगर वो फंस गया इस चक्कर में तो 5वीं पीढ़ी को न्याय मिलेगा। क्या ये जरूरी नहीं कि निःशुल्क और अविलंब न्याय इस देश को प्राप्त होना चाहिए? अच्छे से अच्छे वकील, क्या साधारण व्यक्ति कोई भी
कोई भी साधारण व्यक्ति इस देश के उन बड़े चंद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हायर कर सकता है? आप ला सकते हैं? बड़े वाजिब प्रश्न है, जवाब दीजिएगा, मेरी तरफ देखिए मत। वाजिब प्रश्न है। आपके ऊपर भी कभी कोई मुकदमे हो, आप हायर करने के लिए उपयुक्त हैं? देश की वो जनता जो मजदूरी करके खाती है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के वकील को हायर कर सकती है? उसको न्याय कैसे मिलेगा? कहां से मिलेगा? विषमता आपने पैदा किया और केवल नीतियों के अभाव में। और मिस्टर राजकुमार सैनी एंड टीम, दैट्स वेरी नाइस कि आपने होनहार प्रतियोगियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है, बट इट्स नॉट एनफ। इस देश में आज ही के दिन में ऐसे हजारों और कम से कम इवेंट चल रहे होंगे। तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजार ऐसे इवेंट चल रहे होंगे, सेमिनार चल रहे होंगे, जहां पुरस्कार बंट रहे होंगे। मिस्टर रोहित ने कहा कि जब तक अंतिम पंक्ति में बैठी हुई प्रत्येक व्यक्ति की हम सहायता न कर सकें, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैं थोड़ा डिफरेंस बात करता हूं, डिफर ये कहता हूं, जब तक अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए ईमानदार व्यक्ति का हम सम्मान नहीं करेंगे, तब तक यह समाज ईमानदारी की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। जो व्यक्ति अपने ईमानदारी की कमाई से, जो व्यक्ति अपनी शुचिता, जो व्यक्ति अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से जीता हो, अगर उन व्यक्तियों का सम्मान स्टेज पर हो तो सारा देश देखेगा सम्मान इनका होता है। आज बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुम रुपये का सम्मान करोगे तो एन केन प्रकारेण रुपया कमाने की होड़ लगेगी। और इस देश में शुचिता, सभ्यता, संस्कृति, ईमानदारी, ये सब मंचों पर भाषण देने के काम आएंगे। इस भारतवर्ष में ये टिकेंगे नहीं। मैं एक बड़ी प्यारी बात सुनता हूं, कभी कभी हमको भी लोग आके बोलते हैं, गुरुदेव आप इतने अच्छे हो, इतना अच्छा काम करते हो, 49 साल अपने जीवन के इस निस्वार्थता से आपने गुजार दिए, देश में आपकी बात इतनी गंभीरता से सुनी जाती है, कुछ ऊपर आपको और आना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, आप दिखते कम हो। मैंने आज सोचा बात तो सही है, जो दिखता है वो बिकता है, पर यह बात भी सही है, मैं प्रतिपल अपने गुरु और सनातन संस्कृति से सीखता हूं, जो सीखता है वही टिकता है। मैं बिकने नहीं टिकने आया, और वही नए इतिहास लिखता है। जो दिखता है वो बिकता है, बड़ी अच्छी बात है, आप बिको, पर मैं सीखता हूं और टिकता हूं इस देश में। महाराणा प्रताप, शिवाजी सीखते हैं, ये सारे जितने भी महापुरुष हैं वो अपने गुरु से सीखते हैं और अनंत काल तक टिकते हैं। ये देख के कब तक बिकोगे? कब तक बिकोगे? एक दिन पोल खुल जाएगी, कितना दिखाओगे? ये प्रचार तंत्र, व्यापार तंत्र अगर धर्म तंत्र के ऊपर हो जाए, राजतंत्र के अधीन हो जाए, तो मामला बड़ा गंभीर है। मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं, आप बुद्धिजीवी हो, यद्यपि मैं बुद्धिजीवियों से सावधान रहता हूं। सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, नाम इनका बुद्धिजीवी है और विवेकहीन है। ऐसी बुद्धि जिसमें विवेक का सम्मिश्रण न हो, वो बुद्धि कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं सकती। वो बुद्धि अपना भी सर्वनाश करती है और दूसरों का भी सर्वनाश करती है। जिस सबसे बड़े वैज्ञानिक का नाम आप इतना आइंस्टाइन 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 करते हो, आइंस्टाइन ने मरते समय क्या लिखा ये भी पढ़े हो? आइंस्टाइन ने लिखा कि हे भगवान, अगर रीबर्थ होता होगा, मैं तो नहीं मानता, अगर होता होगा, उसने लिखा तो मुझे दोबारा आइंस्टाइन और बुद्धि दे के पैदा मत करना, सहज आदमी बनाना, ताकि सहजता से इस संसार में जी सकूं, आनंद ले सकूं और आनंद बांट सकूं। ये लिख के आइंस्टाइन गया। और आप अनपढ़ लोग अपने बच्चे को कहते आइंस्टाइन बन, आइंस्टाइन बन। आइंस्टाइन फेलियर है। आइंस्टाइन अपने जिंदगी के अंतिम समय में लिखता है मैं फेलियर हूं। तुम बच्चों को आइंस्टाइन बनाने पे पड़े हुए हो। 2.5 साल हुए नहीं, मुन्ना डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस, काय को बना रहे हो भैया? एक बार बोलो, आदमी बनेगा, मनुष्य बनेगा, माता पिता का सेवक बनेगा, समाज का सेवक बनेगा। क्या ये बनेगा? कभी ये किसी ने पूछा? 2.5 साल के बच्चे के ऊपर में आप न जाने कितने बस्ते लाद देते हो। हमारे भगवान राम और कृष्ण जब धरातल पर आए तो दोनों ने 12 वर्ष के उम्र में अपनी शिक्षा का आरंभ किया। हालांकि ये कहना बड़ा कठिन है, उस समय आयु बहुत ज्यादा होती थी,
अब 12 वर्ष कहूंगा तो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, पर भगवान राम भी पहली बार जब सीखने गए तो 12 वर्ष की आयु थी, और भगवान श्री कृष्ण भी 12 वर्ष की आयु में गए थे। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुर ना वही माथा, और प्रात काल उठ के अनाथा, मोबाइल में भिड़ा वही माथा। ये नवीन भारत है, वो प्राचीन भारत है जहां गुरु और माता पिता को उठ करके प्रणाम करते थे, माथा नवाते थे, और उठते के साथ मोबाइल में माथा डाल रहे हैं। क्या यही भारत है? क्या इसी भारत की कल्पना कर रहे हैं? क्या इसी की परिकल्पना से हम आगे बढ़ेंगे? इस फाउंडेशन से जुड़कर मैं जुड़ना क्या है, ये मेरा ही। राजकुमार मेरे बच्चे हैं, विष्णु मेरे बच्चे हैं, मधु मेरी बच्ची है, रोहित मेरे बच्चे हैं, हमारे बंसी हमारे बच्चे हैं। समाज सेवक, सोशल एक्टिविस्ट कहां है? समाज सेवक BL बिश्नोई जी। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर काफी लोग बैठे हैं, लोगों ने कहा आप बोल देंगे तो फिर लोग चले जाएंगे, हमारा अवार्ड कैसे होगा? मैंने कहा मैं बोल देता हूं, उसके बाद ही लोग रुकेंगे, नहीं तो लोग चले ही जा रहे हैं कि इस अवार्ड का कोई महत्व ही नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, चले जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं, बोला ये सब होता है, इनवाइट किए थे इसलिए खाने पीने का इंतजाम है कि नहीं मुझे पता नहीं है ना। हाँ, क्योंकि कल राजस्थान के एक व्यक्ति ने मुझे बताया, शर्मा जी ने, कि जीवने की व्यवस्था जहां होगी तो वहां पर हम खड़े रहेंगे। अब उन्होंने कहा, मैं तो नहीं जानता, अब मैंने कहा तब तो हमारे ठाकुर जी के नगरी से मिलते जुलते लोग हैं, हम लोग भी जहां जीवना होता है हम लोग भी खड़े हो जाते हैं। हमारी ठाकुर जी की नगरी और राजस्थान की नगरी एक ही है, ठाकुर जी वहीं से आए हैं, वृंदावन से यहां आए हैं। बात यह है, किसी संत के दर्शन से क्या जीवन में लाभ होगा मुझे कुछ पता नहीं। अगर संत के दर्शन से और भगवान के दर्शन से ही लाभ हो जाने थे तो अर्जुन के तो मित्र थे, फुफेरे भाई थे, और अर्जुन के जीजा या साला भी थे। भगवान तो साला थे अर्जुन के, उनकी बहन का विवाह हुआ था भगवान के साथ, ये अर्जुन के साथ 3-3 रिश्ते थे, साले भी थे भगवान, मेरे फुफेरे भाई भी थे, मित्र भी थे, एक बिस्तर पर सोते थे, पर अर्जुन सुनने को तैयार नहीं था। और जब विराट रूप दिखा दिया गीता में, उसके बाद भी सुनने को राजी नहीं था। फिर कहा क्या करें, तू कब सुनेगा? तो अर्जुन ने बड़ी प्यारी बात कही, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे गुरुदेव कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हमारे रिश्ते पहले से बहुत हैं, मैंने आपको इग्नोर किया, समझा नहीं, भगवान मेरी बुद्धि में आता नहीं। एक काम हो सकता है जिससे मैं आप सीख सकता हूं। क्या? बोला मैं आपका शिष्य बनता हूं, आप मेरे गुरु बन जाओ, उसके बाद मैं सब सीख लूंगा आपसे। भारत की एक गुरुकुल परंपरा है, जिस गुरुकुल के विषय में आप बात कर रहे हैं, जिस गुरुकुल को भारत के गांव गांव में खोलने की योजना है, आनंदम नवतेज की, नॉट नवतेज आनंदम की, आनंदम नवतेज की, आनंदम नवतेज की जो योजना है भारत के गांव गांव में गुरुकुल खोलने की, और अगले 5 वर्षों में 1000 गुरुकुल, ये बहुत आसान है, हम खोलेंगे लोक सहयोग से, लोगों के सहयोग से, और जगह जगह खुलेंगे, और वो विश्वविद्यालय होगा। याद रखना मेरे नौजवान बच्चों, होनहारों, होनहार। ये जो बॉलीवुड में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वो होनहार नहीं थे जो चले गए, जिन्होंने अपने आप को गोली मार ली वो होनहार नहीं थे। होनहार, होनहार वही है जो किसी भी स्थिति में अपनी हार को स्वीकार नहीं करता और विजय की ओर अपने गुरुदेव के माध्यम से अग्रसर रहता है, उसी को होनहार कहते हैं। जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी वो होनहार कैसे हो सकते? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको बच्चा तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है यार, क्या करूं, खैर जो भी हो, जितने भी हो, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब होनहार बनो, होनहार। जीवन में कभी हार स्वीकार नहीं करनी, निरंतर बढ़ते रहना है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आएंगी, चली जाएंगी। डिप्रेशन नाम की कोई चीज भारतवर्ष में होनी नहीं चाहिए। हम लोग बढ़िया टिक्कर खा के, रोटी दाल खा के, बाटी चूरमा खा करके जीवन जीने वाले लोग, डिप्रेशन हमारे देश में कैसे आ जाएगा? ये डिप्रेशन पालने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं जहां छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन होती है। हम क्यों डिप्रेशन में रहेंगे? हम तनाव रहित लोग हैं, हम मस्ती वाले लोग हैं, हम आनंद वाले लोग हैं। और सक्सेसफुल होने की परिभाषा सुन लो, जो लोग सक्सेस 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 रटते रहते हैं, मुझे सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुल? क्या होता है ये? सक्सेस की परिभाषा बताओ, डेफिनेशन बताओ। क्या ये सक्सेस है कि आपके पास बिलियंस रुपीस हैं, डॉलर्स हैं? क्या ये सक्सेस है कि आपके पास डिग्री हैं? क्या ये सक्सेस है कि हॉल में बैठ करके आपके लोग तालियां बजाते हैं आपके लिए? वो तो चार्ली चैपलिन के लिए भी बजाते थे, पर वो भीतर रोता था। चार्ली चैपलिन दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन, दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी था, सबसे बड़ा दुखी आदमी। और
जिनकी पुस्तकें सबसे ज्यादा बिकती हैं, सक्सेसफुल कैसे हों, तनाव से कैसे दूर हों, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अंत में आत्महत्या कर ली थी। और तुम उन्हीं को पढ़ते हो। तो तुम्हारी बुद्धि कहां गई है? अंग्रेजों ने हर लिया है क्या? उधार ले गए हैं? हाँ, ये पता नहीं क्या पहन पहन के आज आके लोग, हम धोती पहन के निकलते हैं तो हम लोगों को ऐसे देखने लगते हैं, धोती पहन के, ये क्या पहन के, ये कोई कपड़ा है? तुम जींस फाड़ के वेंटिलेशन ले रहे हो ईंटे से रगड़ के। हमारा तो ये वस्त्र ही है, ये भारतीय परिधान है। मैं ये नहीं कहता, न मैं प्राचीनता की बात करता हूं, न मैं नवीनता की बात करता हूं, मैं युग धर्म की बात करता हूं। देखिए, एक बड़ी प्यारी बात है, परम धर्म सदा एक रहता है। दान, धर्म, तप, ज्ञान, दया, करुणा, ये सदा था, सदा है, सदा रहेगा। पर युग के अनुसार धर्म की क्रियाएं बदलती रहती है। एक समय में भगवान रथ के ऊपर युद्ध किया करते थे, भगवान भी जाते युद्ध करने के लिए। आज अगर युद्ध हो और कोई कहे मैं कृष्ण का भक्त हूं और मैं कारगिल में जाऊंगा रथ पर, तो दिल्ली पहुंच जाएगी सेना पाकिस्तान की। आज रथ नहीं, राफेल से होगा। युग धर्म है, चीजें बदली हैं, लेकिन वस्तुएं बदली। मानवीय मूल्य नहीं बदले, धर्म का मूल्य नहीं बदला है। जो मूल चीजें हैं उनको बचाते हुए और नवीन विज्ञान को आत्मसात करते हुए, क्यों नहीं भारतवर्ष में एक फ्यूजन विद्या का, फ्यूजन शिक्षा बोर्ड का निर्माण होता है, जहां पर प्राचीन और आधुनिक दोनों विद्या का दान किया जाए। और वहां से बच्चे जब निकलें, याद रखो, तुम्हारी आज की मैकॉले की शिक्षा ने भारत में बेरोजगारियों की बाढ़ ला दी है। कोई यही सरकार नहीं, दुनिया की कोई भी सरकार अगर आएगी, कोई भी सरकार भारतवर्ष में बनेगी, क्या वो रोजगार दे देगी? इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या लोगों की है, वो रोजगार दे देगी? सिस्टम है, कैसे दे पाओगे? भारत की गुरुकुल परंपरा थी, जहां 20 प्रकल्प पढ़ाए जाते थे गुरुकुल में। एरोनॉटिक्स, भैया वहीं पर हवाई जहाज बनाने की विद्या थी, वायुयान। और जब गुरुकुल से 25 वर्ष में छात्र निकलता था महोलकर साहब, तो वो डिग्रियां लेकर के किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नौकरी के लिए लाइन नहीं लगाता था, बल्कि भारतवर्ष में बाहर से लोग आते थे, वो नौकरियां देता था और मालिक बन के बैठता था। ये गुरुकुलम परंपरा थी। हम नौकरी ढूंढने वाले लोग नहीं थे, हम नौकरी देने वाले लोग थे। आज भारतवर्ष नौकरियों के पीछे भाग रहा है। उसके बाद भी हम कहते हैं हमने बहुत विकास कर लिया। यह विकास है। ये कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा था, आप डेवलपमेंट से संतुष्ट हो? कृष्णमूर्ति ने पूछा, डेवलपमेंट इन विच सेंस? किस सेंस में डेवलपमेंट की बात करते हो? क्या ये फ्रिज, ये टीवी, ये कूलर बनना डेवलपमेंट है? अरे एसी बन गई है, आपके चमड़े को ठंडा कर सकती है, पर भीतर में जो ईर्ष्या की आग लगी हुई है कि हमारा बेटा फेल हो गया और पड़ोसी का बेटा फर्स्ट डिवीजन कैसे हो गया, यहां ठंडक कैसे आएगी? ये ईर्ष्या कैसे मिटेगी? ये एसी कब बनाओगे? और ये एसी हमारे प्राचीन विद्या में थी, ऋषियों के पास थी, जहां पर हमें संतोषी होना सिखाया गया था। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। इस बात की उद्घोषणा सनातन संस्कृति करती है, और यहां डिप्रेशन का कोई स्थान नहीं है। जो हमारा है वो सबसे सुंदर है, और दुनिया में जितना सुंदर है सब हमारा होना चाहिए। वो रावण है और ये राम है। राम और रावण में इतना ही फर्क है। भगवान राम कहते हैं जो मेरा है वो सबसे सुंदर है। रावण कहता है दुनिया में जो जो सुंदर है वो सब हमारा है, सब हम लेंगे। इतना ही तो अंतर है। अब जरा अपने अपने दिलों पर हाथ रख लीजिएगा कि भगवान राम के फॉलोअर्स कौन कौन हैं और रावण के कौन कौन हैं। किनको सब मर्सिडीज हमारी होनी चाहिए, जगुआर भी हमारा होगा, फेरारी भी हमारी होगी, बगल वाली पड़ोसी की नारी भी हमारी होगी। तो रावण और आप में अंतर क्या है? बताइए ना, क्या अंतर है? भारत को शिक्षा के साथ साथ ऐसी विद्या, जीवन की विद्या की जरूरत है। हमारे नौनिहाल, होनहार,
जो साधारण एक परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आत्महत्या करने के लिए सोचने लगते हैं, इतने दबाव में रहते हैं। हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए कि किसी कारणवश ये भौतिक रिजल्ट खराब हो गया, उसके बाद भी बच्चा गोलगप्पा खाते हुए आ रहा है, आकर के बोले क्या? बोला मम्मा मैं प्लक हो गया, प्लक कर गया। हाँ, फेल नहीं बोले, प्लक। क्या हुआ? बोला फेल हो गए। और मम्मा गले से लगा के बोले कि बेटा आपने अच्छे से परिश्रम नहीं किया था, कोई बात नहीं, आप होनहार हो, हार नहीं मान सकते, अगली बार फिर तैयारी करो। तो वो बच्चा कभी आत्महत्या के लिए सोचेगा? दबाव आप देते हो। घोड़े की तरह 7 रेस कोर्स में दौड़ आप लगवाते हो बच्चों से। खबरदार, अगर शर्मा जी की बेटी से तेरा कम नंबर आया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बेटी सोचती है तू क्यों करेगी, हम ही मर जाते, तू अभी जिंदा रह, अभी और कुछ दिन जिंदा रह। क्या ये आपका सिद्धांत है? क्या ये भारतीय सिद्धांत है? क्या इस सिद्धांत से हम आगे बढ़ पाएंगे? मेरे मित्रों, मैं भाषण देने नहीं आया। 4 महीने के अपने शारीरिक भीषण अस्वस्थता के बाद, मेडिकल साइंस जिसे मानती है कि उसके बाद खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी 4 महीने में बिना किसी एलोपैथ के दवा के अपने योग, अपने गुरु के बताए मार्ग और अपने भारतीय आयुर्वेद परंपरा के अनुसार आपके बीच में बैठा हुआ हूं, जहां से मनुष्य को आना मुश्किल होता है। मैं उसी गुरुकुलम और उसी प्राकृतिक चिकित्सा और उसी व्यवस्था को, सनातनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अपने बच्चों के साथ खड़ा हूं। हमारे बच्चे हमारे पास आए, ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। मैं 4 महीने के बाद निकलकर पहली बार यात्रा करके यहां पहुंचा, अपने बच्चों के बीच बैठा, आपसे अपनी बातें शेयर की। और मैं फिर अंतिम बार यही कहता हूं, ये होनहार प्रतिभा सम्मान समारोह इसलिए नहीं है कि बाकियों की तरह प्रतिभा सम्मान करके, थोड़े बहुत इधर उधर करके, आगे से चकाचक भीतर सफाचट। थोड़ा हंस लीजिए, आगे से सब चकाचक है, भीतर सफाचट है। यही हालत है ऑर्गेनाइजेशन का, फाउंडेशनों का, ट्रस्टों का, एनजीओज का, यही हालत है। ऊपर से चमक रहे हैं, भीतर गड़बड़ है। हमारे नियत ठीक होनी चाहिए, तो नियति हमारे साथ होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके नियत अच्छे हों, आपके साथ नियति खड़ी होगी। नहीं तो ये करोड़, 2 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ आते जाते हैं, बहुत लोग आते जाते हैं, फिर जाते भी हैं। अब कहां जाते हैं नहीं बताएंगे, पर भारत में कुछ थोड़ा बहुत तो कानून है, तो बहुत आते जाते हैं और फिर जाते भी हैं। इसलिए ईमानदारी से काम करो। प्रसन्नता इस बात का हो कि जगह जगह लोग जहां से निकलें। मैं फिल्मी गानों का भी समर्थन करता हूं, बॉलीवुड का पूरा विरोध नहीं करता। बॉलीवुड में अगर भक्त प्रहलाद बन रहा हो, वीर शिवाजी बन रहा हो, रानी रत्नावती जी के ऊपर फिल्म अच्छी बन रही हो, जिससे हम इतिहास जान सके, महाराणा प्रताप घास की रोटी खा करके इस देश की रक्षा करते हैं, वीर शिवाजी रक्षा करते हैं। अरे जरा सोचो, अपने पीठ पर बच्चे को बांध करके झांसी वाली रानी युद्ध करती है, क्या इनके बच्चों को कभी जीवन में डिप्रेशन होना चाहिए? ऐसों के संतान हैं हम डिप्रेशन ऑपरेशन कर देंगे साहब, डिप्रेशन का हम। हाँ, आए तो हमारे पास, जब जब डिप्रेशन आया हमने ऑपरेशन कर दिया। वो अब तो 5 साल 3 साल का बच्चा भी कहता है मम्मा मेरे से बक बक मत किया करो, मैं बहुत टेंशन में। टेंशन? इतना कोशिश करने के बाद तो अपनी मां का एक सन तू हुआ है, तुझे टेंशन कहां से आया? कहां से टेंशन आ गया? टेंशन, हां जरूर टेंशन होना चाहिए, पर वो सन जिस टेंशन की बात तुम कर रहे हो नहीं। हमारे यहां सन एक ही को कहते हैं, ज्ञान को, सूर्य को, प्रकाश को। वो 10-10 सूर्यों के बराबर तुम चमको, प्रकाशित हो और पूरी दुनिया में अपना प्रकाश फैलाओ। ऐसा टेंशन हमारे पास होना चाहिए। टेंशन, मैं लाइट दे रहा हूं कितना, बोला टेंशन की तरह। एक सन है, मैं टेंशन में हूं, ये टेंशन लाओ। टेंशन की नई परिभाषा, आज से कहना मुझे बहुत टेंशन है। बोला क्या? मैं बोला चमक रहा हूं, अब मैं बहुत आह्लादित हूं। लाइट टू लाइट, LIGST टू LIT। मेरे अंग्रेज के बच्चों जो बैठे, जो अंग्रेजी को बहुत ज्यादा मानते हैं, लाइट टू लाइट, LIGST, प्रकाश, टू लाइट, LIT। लाइट, कैसी जिंदगी होनी चाहिए? लाइट, हल्का फुल्का। जिंदगी कैसा होना चाहिए? बड़े बड़े लोगों को देखता हूं, मुस्कुरा ही नहीं सकते बेचारे। आसपास देखते हैं कि मैं इतना सम्मानित आदमी हूं, इन लोगों की तरह कैसे हंसूं, तो ऐसे हंसते। ये साधारण लोग बढ़िया ठहाके मार के हंसते हैं, हाँ हाँ हाँ,
मस्ती से हंसते हैं। ये बड़े बड़े लोग तो हंस भी नहीं सकते, ऐसे पास देखते हैं कौन बैठा हुआ। हंसो, जरा मुस्कुराइए, क्योंकि आप पिंक सिटी जयपुर में बैठे हुए हैं। आनंद लीजिए, मस्ती लीजिए। ये सनातन संस्कृति है, हम मस्ती में रहने आए, हम आनंद में रहने आए हैं। वो हमारे रघुराज जी कहेंगे कि हमारा लखनऊ वाला चुरा लिए क्या? यहां ये लखनऊ की भाषा है, लखनऊ में है, जरा मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। और मैं चाहता हूं कि जो अच्छी चीजें हों वो भारत के हर नगर में लागू हों। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का ये सबसे अच्छी बात है, जहां जाएंगे जरा मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। मैं चाहता हूं ये हर जगह भारत के सिटी में लिखा हुआ हो, जरा मुस्कुराइए क्योंकि आप पिंक सिटी में हैं, क्योंकि आप उदयपुर में हैं, क्योंकि आप सूरत में हैं। अगर ये बातें हर जगह, मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी चीज है। स्माइल एंड परफेक्ट स्मेल। स्मेल भी ठीक होना चाहिए, और डिओड्रेंट से नहीं, आपके खान पान से। पसीने भी निकले तो दुर्गंध ना हो। है ऐसा आपका? वो आप लोग परेशान हो जाते होंगे। आप अपने खान पान, रहन सहन, आहार विहार को ठीक करो, किसी डिओड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पक्की बात है, मैं सच कहता हूं। मैंने अपने जीवन में आज तक शायद 1-2 बार अगर सोप लगाए हो, साबुन, वो भी एक ने कह दिया था कि डब से आदमी गोरा होता है, हम लगाए काला हो गए। महाराज बताओ, हमारे गुरुजी हमको अंग्रेज बोला करते थे हम जब छोटे थे, और 1-2 बार लगवा दिया नासपीटों ने, हम काले और हो गए ऊपर से। कोई नहीं। गुरुदेव सदा कहा करते थे कि मंत्र का जप, ईश्वर का नाम इस भ्रिकुटी पर लेकर के 45 मिनट हम ध्यान करते प्रातः में, और आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, जिस व्यक्ति के जीवन में 10, 20, 25 मिनट का ध्यान आ गया, उसके जीवन में कभी फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही गोरा होगा। महाराज, ये सब सारे टिप्स हैं, क्लिप्स हैं छोटे छोटे, जो हम आपको देते रहेंगे। आज तो मुझे बहुत आनंद है, आह्लाद है, मस्ती है कि हम इस जयपुर में बैठकर ऐसे होनहार प्रतियोगियों का सम्मान कर रहे हैं। अब इसके बाद होनहार लोगों को सम्मान दिया जाएगा, सम्मान। आप सब आएंगे, सम्मानित होंगे। मैं आप सबको वृंदावन आने के लिए निमंत्रण देता हूं। वृंदावन में हमारा आश्रम जो 5000 साल पहले की याद दिलाता है, जहां कोई ईंट सीमेंट गारे के कोई चीज नहीं बने, झोपड़ियां बनी हुई हैं, और मध्य वृंदावन में है। अगर व्यापारियों की दृष्टि से बात करो तो वहां की जमीन की कीमत मुंबई की कीमत है। और वो जो आते हैं, महाराज जी इतना जमीन आपके पास, इतने बीच में, आप तो क्या नहीं कर सकते। हम कि वही जो दिखता है वो बिकता है, बिकने वाले आप हैं, हम तो टिकने वाले हैं। वहां लता है, पता है, 2100 दीपकों के साथ रोज संध्या को आरती जगाई जाती है, रोज दीपावली होती है। साहब, कोई वृंदावन के उस प्रांगण में आकर के देखे कि दीपावली किसे कहते हैं। हमारे रघुराज जी गए हुए, हमारे गौशाला का सुंदर उद्बोधन, उद्घाटन उनके हाथों से हुआ है, रघुराज जी का जाना हुआ है वहां पर। आप कभी आए और वास्तव में जिस इकोलॉजी की बात करते हैं, जो इको एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अगर उस मध्य में बैठ करके, अरे शहर से दूर तो सब कोई इकोलॉजी की बात करता है, 4 आने की कीमत जमीन लेकर के, जिस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए हो, वहां बैठ करके कोई इकोलॉजी की बात करे, तब सच्चा भारतीय और सच्चा बेटा मैं उसको मानूंगा। करो वहां पर इकोलॉजी, क्योंकि जीना जरूरी है। शहर में रहो, कहीं भी सांस लेना जरूरी है। उन लोगों को पता चला होगा जो मुर्गी के दरबे में रहते हैं, कबूतर के दरबे में, शहरों में कुक कुक करके निकलते हैं 40वें मंजिल पर। जब कोरोना आया था तब पता चला होगा कि गांव की जिंदगी कैसी होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, गांवों का प्रधान देश है। गांव की कीमत उस दिन हमको पता चली थी, उस दिन हमको गाय गोबर की कीमत की पता चली थी। गाय की बात करते हैं तो हमें लोग आउटडेटेड समझते हैं। आउटडेटेड आप हैं, ना आप साइंस जानते हो, ना आप आध्यात्म जानते हो। मैं आपकी सारी गर्मी झाड़ दूंगा। अगर आप साइंटिस्ट हो तो आप बैठो मेरे साथ, और मैं आपको सिद्ध करता हूं। यह पंजाब है, आखिरी बात बोल के विश्राम देता। पंजाब में हरित क्रांति आई माहौलकर साहब, इतने अनाज हुए कि विदेशों में भेजे जाने लगे, और उसी पंजाब में कैंसर के स्पेशलिस्ट ट्रेन चलाए जाने लगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जहां इतने अन्न पैदा हुए फर्टिलाइजर से, यूरिया से, इस प्रकार से रसायनों की उपयोगिता बढ़ाई गई
कि कैंसर के स्पेशल ट्रेन वीकली चलाए गए। आपने अपने बच्चों को हेल्दी बनाया नहीं, वेल्थ के चक्कर में कैंसर का पेशेंट बना दिया। ऐसा वेल्थ क्या करोगे, ऐसा धन क्या करोगे जब बच्चे ही कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे। और हमारे गाय से उपयोगिता की कृषि सिद्धांत, लोग कहते हैं गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो। एक बात और सुन लो ध्यान से, यह गो हत्या कहने से कभी बंद नहीं होगी, कभी नहीं होगा जब तक गऊ को इकोनॉमी से नहीं जोड़ोगे। जो भारत बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो कौन गाय को बचाने जा रहा है। बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, झंडा उठा करके गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। खुद कुत्ता पाले हुए, गौ हत्या बंद करो। गौ रखने की जगह नहीं है उनके पास, गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या तभी बंद होगी जब वास्तव में भारत की सरकार, राज्यों की सरकार, सोसाइटीज और प्रत्येक जनता गौ को पुनः इकोनॉमी से जोड़ दें। क्योंकि हम भारतीयों को रुपया की भाषा बड़ी समझ में आती है। अगर गौ माता से, गौ वंश से रुपया पैदा होने लगा तो गाय का संरक्षण फिर से हो जाएगा और पंजाब से कैंसर की ट्रेन बंद हो जाएगी। फिर से वही पुराने चावल, दाल और सब्जियां हमें मिलने लगेंगे जो खा करके हम सुरक्षित रहेंगे। ऐसे विकास को लानत है जो देश अपने बच्चों को बिना यूरिया का खाना नहीं दे सकता, जो देश अपने बच्चों को जहर मिला के अन्न दे सकता है। ऐसे विकास का क्या करोगे? कैसा विकास चाहिए? हमें विकास चाहिए मुस्कुराते हुए बच्चों के साथ। मैं बहुत अनुग्रहित हूं आपके द्वारा यहां बुलाए जाने का, और आपके कार्यक्रम में बड़ी सब योजना बनाए हुए थे कि महाराज जी को, गुरु जी को बैठाए रखेंगे, अंत में बुलवाएंगे हम, कि अंत में वही 10 प्रतियोगी बचेंगे और हम बचेंगे, और वो भी ले लेंगे और लेने के बाद निकल जाएंगे। फिर कौन बचेगा? तो ये जो जिसका सोफा है वो कहेगा कि महाराज जी हम सोफा वाले हैं, उठिए तो हम जरा ले जाएं। देखो, दर्शन अलग बात है। महोलकर साहब बैठे हैं, हमारे रघुराज जी बैठे हैं, हमारे करनी सिन्हा के हैं, हमारे जो भी लोग बैठे हैं, जो समाज के उपयोगी लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहले उनके स्पीच होने चाहिए। विचार से क्रांति आती है। जब विचार समाज में आएगा, जब विचार लोग सुनेंगे, उस विचारों को सुनकर तुम आधे घंटे की बात करते हो, मैं आपको दावा करता हूं अब कि हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे और आगे 10 मिनट 20 मिनट जितने देर तक ये अवार्ड सेरेमनी चलेगा सब बैठे रहेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। आप क्या सोचते हो कि कुछ चीज लगा करके किसी को बैठा सकते हो? ये जब सुनेंगे समझेंगे कि ओहो हो, ये अलग है अवार्ड सेरेमनी, यहां ऐसे विचार आ रहे हैं, तो सारे लोग बैठेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे ही अवार्ड्स, ऐसे ही इवेंट्स को आगे बढ़ाते रहिए। एंड मिस्टर चेयरमैन राजकुमार सैनी, चेयरमैन कुर्सी आदमी, अब सीधा सीधा अर्थ तो यही, चेयरमैन कुर्सी आदमी, भगवान जाने कौन सी अंग्रेजी है महाराज। हमारे यहां होता था सभापति। देखिए हमारे शब्द कैसे हैं, सभापति, सभा स्वामी, उनका कैसा है, चेयरमैन कुर्सी आदमी। क्या आप में कुर्सी जुड़ा हुआ है? सभापति, सभापति महोदय अपनी भाषा का प्रयोग, अपनी संस्कृति का प्रयोग, अपने गौरव का प्रयोग, अपने भारत का प्रयोग, भारतीयता का प्रयोग, सनातन का प्रयोग। सनातन का अर्थ है जो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा। भारत में रहने वाले हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सनातनी हैं, हर एक सनातनी है। यह कोई मजहब नहीं, पंथ नहीं, विचार है। इससे सब जुड़े हुए हैं। ऐसी सनातन सभ्यता का विकास हो यहां पर, इसके लिए हम साथ साथ जुड़े हुए हैं। और वास्तव में शुरुआत तो की गई है नवतेज की, बीच में भी हमारा तुम्हारा कुछ चला था, कोई एक चैनल को बात लेकर के, मामला अटक गया, पटक गया, लटक गया। अब दोबारा फिर शुरू हुआ है। ध्यान देना, अभी जैसे धोखा दे रहा था रोहित मुझे कि नवतेज आनंदम, और फिर धोखा दिए तो हम भी बड़ा तगड़ा धोखा देंगे फिर। अच्छा, धोखा देना भी बड़ी अच्छी बात है। लोग कहते हैं धोखा दिया, मैं कहता हूं कुछ तो दिया, लिया क्या? अगर हम धोखा खा गए, कुछ तो खाए, दिए क्या? ये भी बड़ी प्यारी बात है। धोखा देने दीजिए, खाते रहिए। बेचारे धोखा देने कहां जाएंगे लोग? अच्छे लोगों को ही तो देंगे, तो अच्छे लोगों को खाने पीने के लिए तैयार रहना चाहिए। धोखा बाकी उनके लिए तैयार है खाने पीने के लिए, आपको धोखा खाने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन वह पथ क्या, वह पथिक क्या
जहां बिखरे सूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धारा प्रतिकूल न हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो